ताहिर एक लंबी हंसी पे सांची को देख कहता है, अगर तुम चौहान परिवार की बहू हो तो मैं भगवान हूँ। ये सुन सांची उचक सी जाती है तो ताहिर उसके सामने बैठते हुए उसकी आंखों में देख कहता है, चौहान परिवार की बहू, क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? अगर तुम चौहान परिवार की बहू होती तो मेरे जाल में कभी नहीं इतनी आसानी से फंसती। और चौहान का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा रुतबा, इतना सब होने के बाद तुम मुझसे भीख मांगने आती, वो भी अकेले। तुम्हारा पति कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? और तुम कह रही हो तुम चौहान परिवार की बहू हो। क्या तुम्हें पागल दिखता हूँ? तुम्हारा नाम मैं भी चौहान नहीं है तो तुम्हारी चौहान कैसे हो सकती हो तुम? तुम्हें तो आज तक चौहान परिवार की बहू के रूप में देखा ही नहीं किसी ने, तो कैसे मान लो तुम्हारे इस झूठ को? ताहिर की बात सुन सांची खुद में चुप सी हो गई। उसकी बातें कड़वी थी लेकिन सच्ची थी। सांची तो ये बात साबित भी नहीं कर सकती थी। उसने तो आते वक्त रेहान को भी कुछ नहीं बताया था। उसे तो ये भी खबर नहीं थी कि रेहान उसकी इस हालत की खबर है कि नहीं। सांची ने रेहान की पहचान की वजह से खुद यूं दूर रखा कि बेचारे रेहान के पास खुद की बीवी की खबर का हक भी नहीं था। सांची अब जैसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। आखिर क्यों नहीं उसने रेहान से कुछ कहा? उसे अब दादाजी की बात याद आ रही थी, किस तरह उन्होंने उसे रोका था, पर वो उनकी बात को किस तरह नज़रअंदाज कर दी थी। सांची अब बुरी तरह से फंस चुकी थी क्योंकि उसके सामने खड़ा इंसान कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर जैसा था। उसकी आंखों में तो सांची को रहम तक नहीं दिखाई दे रही थी। सांची के पाँव और हाथों में एक इस कदर दर्द था कि वो बेचारी खुद को संभाले में भी असमर्थ थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बस अपनी आंखें बंद कर रेहान को याद कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अन्या और रुद्र की कार एक साथ तेज रफ्तार में रिसोर्ट के बाहर रुकती है, जिसमें अन्या की कार से अन्या और जियान बाहर आते हैं और वहीं रुद्र की कार से रुद्र, रेहान और उनका एक बॉडीगार्ड बाहर आते हैं। अन्या रुद्र को देख परेशान सी उसके पास आती है और रुद्र का हाथ पकड़ कहती है, रुद्र, सांची उसका भी लास्ट लोकेशन यहीं का था, पता चला है, बट बीते 2 घंटों से उसकी खबर नहीं है यहाँ। रेहान अन्य की बात काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। रुद्र दोनों को देख उन्हें संभालते हुए कहता है, संभालो खुद को तुम दोनों, सांची मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, हम अंदर जाकर देखते हैं। इतना बोल रुद्र जियान को देख कहता है, जियान तुमने पता किया ताहिर किस फ्लोर पर रुका है? जियान ये सुन जल्दी से कहता है, यस, उसका रूम 5वें फ्लोर पे है। ये सुन अन्या, रेहान, रुद्र जल्दी से अंदर जाने को बढ़ते हैं कि जियान कुछ परेशान सुर में कहता है, बट सर हम ऐसे ही वहाँ नहीं जा सकते। जियान की बात सुन रेहान बेचैनी से कहता है, जियान क्या फालतू की बातें कर रही हो, क्यों नहीं जा सकते? अंदर मेरी सांची मुसीबत में है। रेहान की बेचैनी देख जियान जल्दी से उन्हें सिचुएशन समझाते हुए कहता है, मुझे पता है, बट सर अंदर सांची मैम के साथ हम सब पे भी खतरा है। क्योंकि इतना बोल वो रुद्र और अन्या को देख कहता है, बॉस मैम आप जानते हैं ताहिर मंडियाल कोई साफ़ सुथरा आदमी नहीं है, उसके काले धंधे भी हैं, साथ ही उसके अंडरवर्ल्ड में होने का काम भी है और ये रिसोर्ट में वो यही सारे आकर काम करता है। 5वें फ्लोर पूरा यानी एनी कामों के लिए बुक है, वहाँ जाना आसान नहीं होगा और हमारे गार्ड्स अब तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। हम सिर्फ 5 लोग हैं और अंदर हम नहीं, पता नहीं कितने और कितना खतरा है, हमें पता ही नहीं है। जियान की बात सुन रुद्र कड़क भाव लिए कहता है, जियान मुझे तुमसे इन शब्दों की उम्मीद नहीं थी, तुम कायरो जैसी बातें कर रहे हो, तुमने डरना कब से सीख लिया है? जियान ये सुन तुरंत ही एक सीरियस टोन में कहता है, सॉरी मैं नहीं डरता, बट आप सबकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। जियान की बात सुन अन्या तुरंत कहती है, जियान इस वक्त हम बातों पे नहीं वक्त गवा सकते, हम सब जानते हैं ताहिर मंडियाल कैसा आदमी है और उसकी क्या नियति है, इसलिए जैसा होगा हमें सांची को बचाना है, इसके लिए हमें अब इंतज़ार नहीं कर सकते।
अन्य की बातों पर रुद्र भी सहमति जताता है और उन्हें चलने का इशारा करता है। सब अपने अपने गन लिए अंदर सांची को ढूंढने निकल जाते हैं। जियान सबसे पहले वहां के स्टाफ को गन पॉइंट पे लिए सांची की खबर लेता है, जिसके बाद वो डर से सांची की मौजूदगी पे हामी भर उन्हें सब बता देता है। ये जान सांची यही है। रेहान तो अब एक पल गवा नहीं सकता था। रेहान और रुद्र एक बॉडीगार्ड के साथ लिफ्ट से जाने का फैसला करते हैं और अन्या और जियान सीढ़ियों से। रुद्र और रेहान जैसे लिफ्ट से 5th फ्लोर पे आते हैं तो उनका शक सही होता है। वहाँ काफ़ी सारे गार्ड्स थे। उन्हें अब बस सांची को ढूंढना था जल्द से जल्द। रुद्र रेहान कुछ दूरी शांति से जैसे ही तय करते हैं कि किन्हीं को उन पर शक हो जाता है, जिससे बचने के लिए रुद्र पहला बार वहाँ मौजूद गार्ड्स पे करता है, जिसके बाद सब अलर्ट हो जाते हैं। रुद्र की इस मामले में फाइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए वो बड़े आसानी से उन्हें मार गिराता है। वहीं रेहान भी उनमें भिड़ जाता है। तभी कोई पीछे से रुद्र पे वार करता है कि अचानक अन्या पीछे से अपनी गन फायर करती है, जिससे रुद्र अन्या को आगे बढ़ने का इशारा करता है। जियान भी अब इन सब में शामिल हो गया था। रुद्र और जियान की बॉन्डिंग काफ़ी सालों की थी, इसीलिए काफ़ी अच्छी थी। उन्हें तो 2 पल भी नहीं लगता सबको ढेर करने में। अन्या ने भी रुद्र के जाने के बाद जियान से ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रखी थी, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर खुद को संभाल सके। रुद्र एक आदमी का सिर दबोचते हुए कहता है, रेहान वाइफी, तुम लोग जाकर जल्द से जल्द सांची को ढूंढो, बाकी यहाँ मैं संभाल लूँगा। रेहान अन्या ये सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक दरवाज़ा खुलवाकर सांची को ढूंढते हैं। रेहान तो इस कदर बेचैन था कि उसका दिल जैसे हलक में हो। उसे बस सांची की फ़िक्र सताई जा रही थी। वो बदख्याली से बस सांची को हर दरवाजे के पीछे तलाश रहा था कि तभी कोई पीछे से रेहान पर हमला करता है, जिसे देख अन्य जल्दी से रेहान का हाथ पकड़ उसे बचते हुए कहती है, रेहान संभल कर। रेहान ये देख जल्दी से उठता है और उस आदमी को पीटने लगता है। तभी दूसरा आदमी भी आ जाता है जो एक दरवाजे के बाहर खड़ा था। रेहान दोनों संभलते हुए अन्या को आगे जाने को कहता है। अन्या भी ये सब देख जल्दी से आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़कर वो एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो वो अंदर से लॉक था। अन्या 1-2 बार लॉक करती है पर कोई जवाब नहीं आता। अन्या तुरंत ही कान लगाकर सुनती है तो अंदर से आती आवाज़ें उसे जानी पहचानी सी लगती है। वो घबराकर कहती है, सांची। अन्य दरवाज़ा न खुलता देख जल्दी से अपनी गन लोड करते हुए लगातार 2-3 बार दरवाजे के लॉक पे फायर करती है, जिसके बाद एक जोर के धक्के के बाद दरवाज़ा खुल जाता है। अन्य जैसे ही दरवाज़ा खोल अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देख हैरान सी हो जाती है। बेड के एक साइड सांची खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके होठों और हथेलियों से खून आ रहे थे। उसके कपड़े भी फट चुके थे। वो रोते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। वहीं ताहिर सांची के ऊपर आते हुए उसे ज़बरदस्ती कर रहा था। ताहिर ने तो इस वक्त अपना बाथरोब तक उतार फेंका था। वो तो ऐसे ही सांची के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देख तो अन्या का खून खोल गया। दरवाज़ा जोर खुलने की आवाज़ से ताहिर के साथ सांची की भी नज़र दरवाजे पे खड़ी अन्या पे चली गई। अन्या को वहाँ देख सांची को टूटी हुई जैसे एक उम्मीद से वापस मिल गई थी। वह दर्द और डर के भाव में रोते हुए अन्या को देख उसे पुकारती है, भाभी। वहीं ताहिर तो शोक में जैसे था। अन्या सांची की ऐसी हालत देख अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई। वो गुस्से में जल्दी से आगे बढ़ते हुए ताहिर के गर्दन दबोचते हुए उसे सांची से दूर फेंकती है और अपने गन से उसके सिर पर मारती है, जिससे ताहिर सीधा ज़मीन के बल गिर जाता है। फिर अन्या जल्दी से सांची को देख जल्दी से अपना कोट उतारते हुए उसे उड़ाती है। सांची बस अन्या के सीने से लिपट फूट फूट कर रोने लगते हुए कहती है, भाभी। सांची की ऐसी हालत, उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ देख अन्या की आंखों में भी आंसू छलक आते हैं। वो सांची के सिर को सहलाते हुए कहती है, सांची सब ठीक है, शांत हो जाओ, हम आ गए हैं। सांची अन्या को कस के पकड़ बस रोए जा रही थी। इस वक्त उसका शरीर डर से
अब तक काँप रहा था। वहीं ताहिर तो बस एक शौक में था कि अचानक अन्या कहाँ से आ गई। वो अन्या को जानता था, उसकी पहचान जानता था, उससे सांची की बात भी याद आ रही थी। ये सब याद कर उसका दिमाग ठनक गया। वो खुद को ज़मीन पे देख उठता है और पास में पड़े एक रोड से जैसे शोपीस को उठाता हुआ अन्या और सांची की तरफ बढ़ जाता है। पर जैसे ही वो हमला करता है कि सांची की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह घबराते हुए चिल्लाती है, भाभी। सांची की आवाज़ सुन अन्या भी देखती है। वो वक्त रहते जल्दी से सांची को पीछे करते हुए खुद आगे आ जाती है और उस रोड को पकड़ ताहिर को काफ़ी गुस्से से देख एक जोर की लात मारती है, जिससे ताहिर पीछे हो जाता है। अन्या को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। ताहिर अन्या के हमले करने के लिए उठता है कि अन्या के हमले का बराबर जवाब देते हुए उसे 2-4 लगा देती है। वो गुस्से में कहती है, ताहिर मंडियाल, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। वहीं रेहान भी अब तक कमरे में आ चुका था। उसकी सबसे पहली नज़र सांची पे जाती है, जो इस वक्त एक कोने में खड़ी डर से कांप रही थी। सांची की हालत साफ बयां कर रही थी कि उस पर क्या बीती है। सांची की हालत देख जैसे रेहान का दिमाग ही घूम गया। वो गुस्से में ताहिर के पास आता है और उसे बिना रुके मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही उसे सांस लेने की मोहलत भी नहीं देता। रेहान उसका गला दबोचते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सांची की ये हालत करने की? मैं तेरे हाथ, तेरे गले, तेरे सैन सब छीन लूँगा। सब तू आज मेरे हाथों से नहीं बच सकता। इतना बोलते हुए रेहान उस ताहिर की जैसे हड्डियां तोड़ने में लगा था। उसका ऐसा गुस्से वाला रूप आज तक जैसे सांची ने खुद नहीं देखा था। उसका बस उस ताहिर की जान लेने का कर रहा था। उस ताहिर की जान लेकर ही जैसे शांत होने को नहीं था। ये देख अन्या परेशान सी हो गई, क्योंकि रेहान इस वक्त खुद बवाल हो चुका। अब तक रुद्र के बॉडीगार्ड्स आ चुके थे और सिचुएशन उनके हाथ में थी। रुद्र जियान भी जल्दी से उस कमरे में आते हैं। रुद्र एक नज़र सांची को देख अपनी नज़रें फेर गुस्से से उस ताहिर को देखता है। ताहिर की हालत मार खा खा के अधमरे सी हो गई थी। उसकी तो सांस भी उखड़ने से लगी थी। पर रेहान जैसे आज खुद पे बेकाबू हो चला था। वो बिना रुके बस मारे जा रहा था और कहीं ना कहीं रेहान का गुस्से वाला रूप देख सांची डर रही थी। अन्या ये सब देख रेहान का ये बेकाबू वाला रूप देख उसकी फ़िक्र में उसके पास आते हुए उसे रोकते हुए कहती हैं, रेहान शांत हो जाओ, छोड़ दो उसे अब। अन्या की बात सुन रेहान उसे मारते हुए गुस्से से कहता है, नहीं भाभी, आज इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सांची को छूने की? मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अन्या और रुद्र रेहान की तकलीफ़ समझ सकते थे। अन्या रेहान की फ़िक्र में रुद्र को देखती हैं तो रुद्र उसे पलके झपकाकर सब ठीक होने का इशारा करता है। फिर जियान को इशारा किए उस ताहिर के पास भेजता है। जियान रेहान को रोकने की कोशिश करता है पर रेहान किसी की नहीं सुनता। ये देख अन्या जल्दी से रेहान को रोकते हुए कहते हैं, रेहान रुक जाओ, उसकी सज़ा उसे मिलेगी, तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस वक्त उसे सज़ा देने से ज़्यादा सांची को संभालना है। रेहान। अन्या के रोकने पर सांची का जिक्र सुन रेहान रुकता तो है, पर वहीं सांची अब ये सब देख बेहोश होते हुए सीधा ज़मीन पर धम से गिर जाती हैं, जिसकी आवाज़ सुन अन्या चीखते हुए कहती हैं, रेहान, सांची। रेहान अन्या की आवाज़ सुन जल्दी से सांची की ओर देखता है। उसे बेहोश देख रेहान का जैसे सुध ही खो बैठता है कि वो ज़मीन पर गिरते हुए सांची के पास आता है और उसकी ऐसी हालत रेहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अन्या सांची को देखते हुए उसे उठाने की कोशिश करती हैं। रुद्र भी ये सब देख रेहान से कहता है, रेहान जल्दी करो, हमें सांची को लेकर हॉस्पिटल जल्द से जल्द जाना चाहिए, उठाओ इसे। रुद्र की बात सुन जैसे इस वक्त रेहान के कानों में गूंज सी रही थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। सांची की हालत देख उसके हाथ कांप रहे थे कि कहीं वो उसे छुए तो सांची को तकलीफ़ ना हो। वो कभी खुद के ताहिर के खून से सने अपने हाथों को देखता है तो कभी सांची की बेजान हालत को। रेहान को यूँ देख अन्या को काफ़ी तकलीफ़ होती है। वो जल्दी से रेहान के कंधे पर हाथ रख
उसे हल्का झंझोड़ते हुए थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती हैं, रेहान। रेहान अन्य की आवाज़ उसकी ओर देखता है और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू की बूंदें भर जाती हैं। अन्या रेहान की हालत देख उसे संभालते हुए कहती है, रेहान संभालो खुद को, क्योंकि तुम्हें अभी सांची को भी संभालना है। रेहान, हमें सांची को हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, प्लीज़ संभालो खुद को। रेहान, इतना बोल अन्या रेहान को सांची की ओर इशारा करती हैं। रेहान एक नज़र सांची को देख खुद के जज्बातों को संभाल जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और बाहर लेकर जाने लगता है। रुद्र और अन्या भी जल्दी से उसके पीछे आते हैं। रेहान, अन्या, रुद्र तीनों सांची के लिए हॉस्पिटल आ जाते हैं। सांची अभी ऑब्जर्वेशन रूम में थी तो वहीं रेहान गुमसुम सा बाहर की चेयर पर बैठा था। अन्या, रुद्र भी उसी के साथ थे। रुद्र रेहान के कंधे पर हाथ रख उसे सब ठीक होने का हौसला देता है। तभी कुछ पलों में डॉक्टर बाहर आते हैं, जिसे देख अन्या जल्दी से उसके पास आते हुए सांची का पूछती हैं। डॉक्टर अन्या के सवाल पे काफ़ी पोलाइटली कहते हैं, वेल नथिंग टू वरी, पेशेंट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कुछ छोटी मोटी फिजिकल इंजरी है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, बट ऐसे केसेस में मेंटल हेल्थ ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, इसीलिए शायद बेहोश हो गई थी, तो बस एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, बाकी सब नॉर्मल है। डॉक्टर की बात सुन अन्या रिलैक्स होते हुए डॉक्टर को थैंक यू कहती है। डॉक्टर चले जाते हैं तो अन्या एक नज़र रेहान को देखती है, जो अभी भी चुपचाप वैसे ही बैठा था। ये देख अन्या रेहान के सामने ज़मीन पर बैठते हुए उसके गालों पर हाथ रख झुकी नज़रों को हल्का उठाते हुए कहती हैं, रेहान, सांची अब बिल्कुल ठीक है और देखना सुबह तक वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी, तुम्हें बस उसका साथ देना है। अन्या की बात सुन रेहान बस अपना सिर हल्का सा हिला देता है और अन्या का हाथ अपने हाथों में लिए रुद्र का हाथ भी थामते हुए साथ में दोनों से कहता है, थैंक यू भाई भाभी, थैंक यू सो मच। रेहान की बात सुन रुद्र गुस्से से रेहान को देख कहता है, रेहान तो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हमें थैंक यू कह सके, हम एक फैमिली हैं और फैमिली के फॉर्मलिटी नहीं होती। रुद्र की बात सुन रेहान कुछ कहने को होता है, पर भाई कि रुद्र थोड़े कड़क लहजे में कहता है, अगर तूने फिर ऐसे ही थैंक यू बोला तो तुझे आज सांची के बगल में एक और बेड लगवाने की ज़रूरत पड़ जाएगी और तेरी भाभी भी तुझे बचा नहीं पाएगी। रुद्र की बात सुन अन्या अपनी आईब्रो सिकोड़ उसके हाथों पे मारते हुए कहते हैं, क्या रुद्र, आप भी ऐसे कौन कहता है? रुद्र बेपरवाही से कहता है, मैं कहता हूँ। अन्या उसकी बात सुन रुद्र को देखती हैं तो वही उनकी नोक झोंक देख हल्का मुस्कुरा देता है, पर साथ ही उसके अंदर किसी कोने में एक आह सी उठती है, पर वो अंदर ही अंदर आह अपने अंदर ही दबाते हुए कहता है, भाई भाभी आप दोनों घर जाइए, मैं यहाँ सांची के साथ हूँ। ये सुन अन्या थोड़ी फिक्र से कहती हैं, पर रेहान अन्या की बात बीच में काटते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ भाभी, आप चिंता मत करिए और मैं सांची का भी ध्यान रख लूँगा। आप दोनों घर जाइए, घर पे भी दादाजी और डैड परेशान हो रहे होंगे और लिटिल टाइगर को भी आप दोनों का वेट कर रहा होगा, उसे संभालने के लिए भी कोई नहीं है, इसीलिए दोनों का जाना ज़रूरी है। रेहान की बात सुन रुद्र को सोच हामी भर देता है और अन्या को चलने का कहता है। अन्या का मन तो नहीं था, पर रुद्र उसे रेहान और सांची को कुछ वक्त देने को कहता हुआ उसे साथ ले जाता है। रुद्र और अन्या घर आ जाते हैं। घर पे दिग्विजय जी और आकाश जी की नींद ही उड़ी हुई थी। रुद्र और अन्या ने सांची के साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो उन्हें काफ़ी चिंता होने लगी। दादाजी तो जाने का कहते हैं, पर रुद्र उन्हें समझा बुझाकर अपने साथ उनके कमरे में ले जाता है। आकाश जी रुद्रांश को अन्या के हवाले करते हैं, जो इस वक्त उन्हीं का इंतज़ार करते हुए वहीं सोफे पर सो गया था। अन्या भी रुद्रांश को लिए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। घर में शांति थी और फिक्र का माहौल था। सबको सांची का सुन काफ़ी फिक्र हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सांची अपने वार्ड पे चुपचाप गहरी नींद में सोई हुई थी। वहीं रेहान खामोशी से एकटक सांची के मुरझाए हुए चेहरे को देख रहा था। रेहान की खामोशी उसके अंदर की तकलीफ़ को जैसे अंदर ही अंदर घुट रही थी। रह रहकर उसकी आंखों में बूंदें थी जो वक्त बे वक्त
उसकी आंखों को छोड़कर चली जा रही थी। रेहान इस वक्त जैसे खुद को यूं उलझा हुआ था कि उसकी दर्द का महल्लम कहीं भी नहीं था। वो यूं ही बैठा रहा और सांची को देखता रहा। अगली सुबह सांची की जब आंखें खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाकर वो एक पल को चौंक गई। फिर पेट की हालत और चोटों को देख उसे कल वाला हादसा याद आने लगा, जिसे याद कर उसकी आंखों में वापस से आंसू छलक आए। पर तभी दरवाजे से अंदर आती नर्स को देख सांची अपने आंसू छुपा लेती हैं। नर्स सांची को जगा हुआ देख उसकी ड्रिप सही करते हुए कहती हैं, आप उठ गई, अब कैसा फील कर रही हैं? सांची नर्स की बात सुन शांत स्वर में जवाब देती हैं, ठीक। ये सुन नर्स आगे कहते हैं, गुड, आप अभी 10 मिनट और रुकिए, डॉक्टर बस आते ही होंगे। नर्स की बात सुनकर भी जैसे अनसुनी करते हुए सांची एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाती हुई रेहान को ढूंढती हैं, पर उसे नर्स के अलावा कोई नज़र नहीं आता। नर्स उसकी ताकती नज़रों को देख हल्का मुस्कुराकर कहती हैं, लगता है मैम आप अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हैं। ये सुन सांची थोड़े चौंकते हुए उम्मीद से देखती हैं तो नर्स मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, वो अभी अभी बाहर गए हैं डॉक्टर से बात करने। वैसे वो रात भर साए की तरह आपके साथ आपका ख्याल रखा, रात भर बिना सोए वो आपके लिए मौजूद थे। बहुत ख्याल रखते हैं आपके पति आपका। आप बहुत लकी हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे पति। नर्स की बात सुन सांची को मन ही मन काफ़ी अच्छा लगता है। रेहान को अपनी फ़िक्र का सुन वो रेहान को देखना चाहती हैं, पर साथ ही मन में एक दुविधा भी थी। इतना कुछ होने के बाद वो रेहान को कैसे फेस करेगी, उसे क्या कहेगी, यही सारे सवालों में उलझी थी कि तभी दरवाजे को एक बार खुलता है। सांची रेहान क्या उम्मीद कर थोड़े हिचकते हुए नज़रें उठाती हैं, पर वहाँ रेहान की जगह डॉक्टर को आते पाकर उसके मन में मायूसी छा जाती है। तभी डॉक्टर भी सांची को अच्छी तरह से चेक करते हैं। दिग्विजय जी, आकाश जी, अन्या, रुद्र सब वहाँ सांची से मिलने को आते हैं। रुद्र डॉक्टर से सांची का हाल जानता है तो उन्हें सब ठीक होने का बताते हैं और एक दिन बस ऑब्जर्वेशन में रखने का बोल दूसरे डिस्चार्ज का बोलते हैं। सब डॉक्टर की बात मान लेते हैं। दिग्विजय जी, आकाश जी, अन्या सब सांची को उसका पूछते हैं। किसी ने उस हादसे की जिक्र तक नहीं किया था। सब काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। सांची सबकी मौजूदगी में भी दरवाजे को ताक रही थी। वहाँ सब थे पर रेहान नहीं था। लेकिन कुछ ही पलों में रेहान भी कमरे में आता है। सांची रेहान को देख एक उम्मीद से उसे देखती हैं। रेहान इस वक्त काफ़ी नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सांची को ये थोड़ा अजीब लगा, पर रेहान को खुद की केयर करता देख उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। सांची जब भी रेहान से कुछ कहना चाहती कि कभी हिम्मत ही नहीं होती, तो कभी अल्फाज नहीं मिलते, तो कभी समझ नहीं आता, तो कभी वक्त नहीं मिलता। ऐसे ही दिन कट गया। सारे घर वाले जा चुके थे। सांची ये देख रेहान से बात करने का अच्छा मौका सोच उसे देखती हैं। रेहान फ्रूट की प्लेट सांची को और बढ़ाते हुए कहता है, इसे जल्दी से खा लो, उसके बाद तुम्हें बाकी मेडिसिन भी लेनी है। इतना बोल रेहान मेडिसिन निकालने जाता है कि सांची जल्दी से रेहान के पीछे से हाथ थाम ठहरते हुए अल्फाज में उसे कहती हैं, रेहान। सांची की आवाज़ सुन रेहान एक पल अपनी आंखें बंद करता है, पर जैसे वो पलटता है या सांची आगे कुछ कह पाती कि कमरे का एक बार फिर से दरवाज़ा खुलता है और सांची के माता पिता भागते हुए अंदर आते हैं और अपनी बेटी की हालत सांची की माँ उसके पास आते हुए उसे सीने से लगा लेती हैं। अपने माता पिता को सामने देख सांची बात तो अधूरी रह जाती है, पर साथ ही उसे काफ़ी अच्छा लगता है। सांची के माता पिता अपनी बेटी की हालत की चिंता भी आते हैं, पर उसे ठीक देख राहत भी पाते हैं। सांची की माँ को उसका ख्याल रखता देख रेहान सांची के पिता को देख कुछ सोचते हुए बड़े शांत स्वर में कहता है, पापा क्या बाहर आएंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मनोज जी, रेहान का यूँ कहना कुछ अजीब सा लगा। वो उसे देखते हैं तो रेहान उसे अपने साथ चलने का कह बाहर निकल जाता है। मनोज जी को न जाने रेहान की आंखों में देख कुछ अजीब सा लगा, पर वो अपने मन में आते सारे उलझनों को छोड़ रेहान के पीछे बाहर चले जाते हैं। सुबह का वक्त हॉस्पिटल में
सांची को डॉक्टर एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रख दूसरे दिन फाइनली चेकअप के बाद डिस्चार्ज करने वाले थे। सांची की माँ कामिनी जी सांची का बैग पैक कर रही थी। सांची वॉशरूम से फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर बाहर आती हैं तो कामिनी जल्दी से उसके पास आते हुए उसका हाथ थाम कहती हैं, संभल कर बेटा, पाँव में तुझे लगी है, हल्के कदमों से चल, आ मेरे साथ। सांची अपनी माँ की ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र देख हल्का मुस्कुराकर कहती है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। कामिनी जी सांची को बेड पर बैठाते हुए उसे कटी हुई फ्रूट की प्लेट पकड़ाते हुए थोड़े डांट भरे लहजे में कहती हैं, अच्छा अपनी माँ को सिखा रही है, तेरी माँ को सब पता है तू कितनी ठीक है, चल जल्दी से ये खा के तुझे दवाई भी लेनी है, डॉक्टर चेकअप करने आते ही होंगे। अपनी माँ की बात सुन सांची चुपचाप प्लेट लिए खाते हुए कमरे में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर कहती हैं, माँ रेहान कहाँ है, सुबह से नज़र नहीं आ रहा है, पापा के साथ हैं क्या। रेहान का नाम सुन कामिनी के काम करते हुए हाथ एक पल को रुक जाते हैं। वो अपनी बेटी की ओर खामोश निगाहों से देख कुछ कहने को होती है कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर नर्स के साथ अंदर आते हैं। डॉक्टर को देख कामिनी चुप सी हो जाती है। डॉक्टर सांची से उसके हेल्थ का पूछते हुए उसका फुल चेकअप करते हैं और साथ ही उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए सांची की डिस्चार्ज पेपर साइन करते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, ऑल सेट मिसेस। ये बोलते हुए रुद्र डॉक्टर एक पल को रुक जाते हैं क्योंकि उनकी नज़र डिस्चार्ज पेपर पर लिखे नेम पे जाती है जहां सांची साह लिखा हुआ था। डॉक्टर जो चौहान परिवार को अच्छे से जानते थे, रेहान के मुंह सांची को अपनी पत्नी का सुनना था। सांची के नाम पे साह देख वो कुछ हिचकिचा से गए। वो एक नज़र सांची को देख पेपर नर्स को देते हुए कहते हैं, ओके हैव ए टेक केयर। डॉक्टर की बात पे सांची बस हल्का अपना सिर हिला देती हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वही डॉक्टर की बातों में रुके हिचक को कामिनी जी अच्छे से महसूस कर लेती हैं। वो एक नज़र अपनी बेटी को देखती हैं जो अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है। वो अपनी बेटी की सबसे बड़ी नादानी पे एक आह भरती है। तभी सांची के पिता मनोज जी कमरे में सांची के डिस्चार्ज पेपर लिए और साथ ही उसकी कुछ दवाइयाँ लिए आते हैं। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे सांची कुछ उम्मीद से देखती हैं पर अपने पिता को अकेले पाकर उसकी उम्मीद टूट सी जाती है। वो कब से रेहान की राह ताक रही थी पर उसका तो कोई अता पता ही नहीं था। कल रात रेहान उसके साथ ही था लेकिन सुबह से उसे एक पल भी नज़र तक नहीं आया। वही मनोज जी कामिनी जी को दवाइयों का पैकेट देते हुए कहते हैं, कामिनी सारी पैकिंग हो गई। कामिनी मनोज जी की बात सुन बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। मनोज जी आगे बढ़ सांची का छोटा सा बैग उठाते हुए कहते हैं, तो चलें। कामिनी जी हाँ में भरते हुए सांची को चलने का कहती हैं तो सांची थोड़ी हैरान नज़रों से कहती हैं, पर माँ रेहान अब तक आया नहीं, वो कहाँ रह गया। सांची का सवाल सुन मनोज जी और कामिनी जी एक नज़र दूसरे को देखते हैं। फिर मनोज जी आगे बढ़ सांची के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, सांची बेटा रेहान नहीं आएगा। ये सुन सांची उचकते हुए उनका हाथ अपने सिर से लिए कहती हैं, पर क्या, पर क्यों। मनोज जी सांची के भाव को देख अपनी बात आगे रखते हुए कहते हैं, क्योंकि बेटा हम आपको अपने घर ले जा रहे हैं तो यहाँ आकर क्या करेगा, इसीलिए मैंने ही कहा है उसे नहीं आने के लिए। मनोज जी की बात सुन सांची को शक पकाते हुए बेड से उठते हुए कहती हैं, ये क्या बोल रहे हैं डैड, मैं आपके साथ जाऊंगी। पर क्यों, मैं तो अपने घर जाने वाली थी ना। आपने रेहान ने किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं पापा। सांची अपने सवालों के जवाब उम्मीद से अपने पिता को देखती हैं तो वो कुछ कह नहीं पाते। ये देख कामिनी जी सांची के गालों को छूकर कहती हैं, सांची बेटा वो भी घर ही है तुम्हारा, और कितने दिन हो गए हैं तुमसे खुल के बातें नहीं की हैं, वक्त भी नहीं बिताया है, इसीलिए मैंने ही तुम्हारे पापा से कहा कि वो रेहान से कहकर तुम्हें हमारे साथ जाने दे। तुम्हारा ख्याल रखकर इस दिल को थोड़ा सुकून भी मिल जाएगा। सांची अपने माता पिता की बात सुन बस उन्हें हैरान नज़रों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक ये सब। वो कुछ बातों को रिकॉल्ड करती हैं तो उसे अब कुछ समझ आने लगता है। रेहान की चुप्पी, उसके पापा से बात करने के लिए बाहर ले जाना, उसके बाद सुबह उसका हॉस्पिटल ना आना, सांची को अब बात समझ आने लगी।
वो अपनी आंखों में आंसू लिए रुआंसी हुई अपने माता पिता को देख अपने कदम पीछे खींचते हुए कहती हैं, इसीलिए मैंने ही तुम्हारे पापा से कहा कि वो रेहान से कहकर तुम्हें हमारे साथ जाने दे। तुम्हारा ख्याल रख, इस दिल को थोड़ा सुकून भी मिल जाएगा। सांची अपने माता पिता की बात सुन बस उन्हें हैरान नज़रों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। अचानक ये सब वो कुछ बातों को रिकॉर्ड करती हैं तो उसे अब तक कुछ समझ आने लगता है। रेहान की चुप्पी, उसके पापा से बात करने के लिए बाहर ले जाना, उसके बाद सुबह उसका हॉस्पिटल न आना। सांची को अब बात समझ आने लगी। वो अपने आंखों में आंसू लिए रुआंसे हुए अपने माता पिता को देख अपने कदम पीछे खींचते हुए कहती हैं, समझ गई। रेहान मुझे आप सबके साथ भेज रहा है ना? वो मुझे दूर होना चाहता है ना? उसे लगता है अब मैं लायक नहीं हूँ उसके, क्योंकि मुझे किसी ने छुआ है। हाँ बोलिए, रेहान को यही लगता है ना? सांची की सोच की दिशा भटकते हुए देख मनोज उसे समझाते हुए कहते हैं, नहीं सांची बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रेहान को गलत समझ रही हो। रेहान ऐसा नहीं है। मनोज जी की बातों में कामिनी जी भी उनका साथ देती हैं, पर सांची जैसे खुद के दुख में डूब रही थी। वो जैसे चीखते हुए कहती हैं, तो कैसा पापा? रेहान ने मुझे छोड़ दिया? ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे नहीं छोड़ सकता। मैं कैसे जीऊँगी उसके बिना? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। सांची ये बोलते हुए थोड़े बौखलाई से कमरे के बाहर निकल जाती हैं। उसके माता पिता भी अपनी बेटी का ये हाल देख परेशान से उनके पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंसन में नाश्ते के बाद आकाश जी दिग्विजय जी को लिए हॉल के सोफे पर बैठ जाते हैं। वहाँ रुद्र भी दिग्विजय जी के पास बैठा उनसे बातें कर रहा था। रुद्रांश भी रूट के गोट में बैठा चुपचाप अपने खिलौने से खेल रहा था। तभी अन्या अपने हाथों में ट्रे ले वहाँ आती है। रुद्रांश के हाथों से खिलौना लिए उसके हाथ में दूध का गिलास देती है और दिग्विजय जी को उनकी दवाई। रुद्रांश तो दूध का गिलास देख अपनी मुंह सिकोड़ लेता है, फिर अन्या को देख बेचारी सी शक्ल बनाता है तो अन्या उसके देख घूरते हुए कहती है, अंश कोई मस्ती नहीं, चुपचाप पहले ये दूध फिनिश करो वरना। रुद्रांश ये सुन एक नाराज़गी वाले पाउट लिए कहता है, मम्मा आप मुझे डांट रही हैं। चीची माँ तो मुझे नहीं डांटती थी, बल्कि मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलती थी। ये सुन अन्या अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहती हैं, अच्छा खेलती थी या आप उन्हें अपने पीछे भगाते थे? बहुत तंग किया है ना आपने अपनी चीची माँ को, सब पता है मुझे। अब मस्ती नहीं, चलो गिलास फिनिश करो। रुद्रांश अन्य की बात सुन हल्का सा अपनी जीभ को दांत के नीचे दबा देता है, फिर मुँह सिकोड़ दूध को देख रुद्र को देखता है तो रुद्र अन्य के सामने हाथ खड़े कर देता है। रुद्रांश ये देख बेचारा सा मुंह बनाते हुए बारी बारी सबको देखता है, पर सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। ये देख बेचारा दूध पीना ही पड़ता है। ये सब देख दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, छोटे शैतान, आपकी माँ के सामने तो इस दादा से लेकर मेरे पोते तक नहीं चलती हैं, अब तो तुम्हारी भी नहीं चलेगी। इसीलिए बेहतर होगा तुम दूध से ये दोस्ती कर ही लो। हमने भी बहुत डांट खाया है अपने वक्त पे और आज भी खाते हैं। दिग्विजय जी की बात पे आकाश जी भी मुस्कुरा देते हैं। रुद्रांश जल्दी से अपना मिल्क फिनिश कर अन्या को गिलास देता है तो अन्या उसका मुंह साफ करते हुए कहती है, गुड बॉय। रुद्रांश अन्या को देख क्यूरियस हुए पूछता है, मम्मा चीची माँ कब आएंगी? रुद्रांश उन्हें बहुत मिस कर रहा है। अन्या ये सुन मुस्कुराते हुए कहती हैं, बहुत जल्द, बस आपके चाचू उन्हें लेने जाएंगे। ये सुन रुद्रांश अपनी नज़रें पीछे फेर कहता है, चाचू? रुद्रांश की आवाज़ सुन अन्या भी मुड़कर देखती हैं तो रेहान सीढ़ियों से होते हुए बाहर जा रहा था। वहीं रुद्रांश की आवाज़ सुन वो मुस्कुराते हुए मुड़ता है तो रुद्रांश जल्दी से रुद्र की गोद से उतर उसकी ओर भागता है। रुद्रांश उससे अपनी बाहें फैलाकर
उससे गोद में उठा लेता है। रुद्रांश खुशी से कहता है, चाचू आप चीची माँ को लेने जा रहे हो, मैं भी चलूँगा। रुद्रांश अपनी बाहों को फैलाते हुए कहता है, रुद्रांश उन्हें इतना सारा मिस कर रहा है। सांची के जिक्र पे रेहान एक पल शांत हो जाता है। वह रुद्रांश को देख एक मुश्किल से भरी मुस्कान में कहता है, नहीं टाइगर, मैं आपकी चीची माँ को लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये सुन रुद्रांश मायूस हो जाता है तो रुद्रांश उसके गालों को चूमते हुए उसे खेलने को भेज देता है और बिना कुछ जाने ऑफिस के लिए मुड़ जाता है। अन्या रेहान के फीके चेहरे को देख उसे रोकते हुए कहती है, रेहान। अन्या की आवाज़ पर उसके कदम रुक जाते हैं। अन्या अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, रेहान तुम हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, लेकिन क्यों, सब ठीक है ना रेहान? रेहान अन्या की फ़िक्र देख एक शांत आँखों में उनकी ओर देख कहता है, जी भाभी सब ठीक है, और जो ठीक नहीं वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, मैं ऑफिस चलता हूँ। अन्या रेहान का लहजा बातें सुन जैसे सन सी रह जाती हैं, जैसे उसके सामने खड़ा इंसान उसका रेहान हो ही नहीं। वहाँ बैठे सारे लोग रेहान का बिहेव बातें सुन चिंता में आ जा चुके थे, पर कोई कुछ कहता कि एक तेज़ कदमों की आवाज़ के साथ पूरे हॉल में आवाज़ गूंजती है, रेहान। रेहान समेत सब सामने देखते हैं तो वहाँ सांची भागते हुए अंदर आ रही थी और अपने सामने रेहान को देख वो रोते हुए भागकर उसके सीने से लग जाती है। ये सारी सिचुएशन वहाँ मौजूद किसी के समझ में नहीं आ रहा था। रुद्र अन्या के पास आता हुआ उसे इशारे में पूछता है तो अन्या बस ना में सिर हिला देती है। रुद्र अन्या दोनों ना समझी में उन्हें देख रहे थे। सांची रेहान के सीने से लग रो रही थी तो वही रेहान जैसे एक पत्थर की मूर्त बन चुका था। उसका तो हाथ तक नहीं उठा सांची को संभालने के लिए। सांची यूं ही रेहान के सीने से लग रोते हुए कहती हैं, रेहान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे खुद से दूर कैसे कर सकते हो, तुम कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए उस हादसे की वजह से कम पड़ गया है? रेहान बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? आखिर क्यों तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो? आखिर क्यों? क्या गलती है मेरी? क्या तुम मुझे खुद से अलग कर मुझे मेरे घर भेज रहे हो? रेहान कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? सांची अपने सवालों पे खुद ही बेचैन हुए रेहान की शर्ट को खींचकर उसे झंझोड़ रही थी। रेहान चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। सांची को अन्या की हालत देख ही नहीं जा रही थी। वो आगे बढ़ने को होती है कि रुद्र उसके कंधे पर हाथ रख उसे रोक नामे सिर हिलाकर इशारा करता है। रेहान सांची के सवालों पर उसके कंधे को पकड़ उसे खुद से हल्का दूर करते हुए बड़े शांत स्वर में कह देता है, क्योंकि सोना अब यही हमारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए सही है। रेहान सांची के सवालों पर उसके कंधे को पकड़ उसे खुद से हल्का दूर करते हुए बड़े शांत स्वर में जवाब देता है, क्योंकि सोना अब यही हमारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए सही है। रेहान ये बोलने पर सांची अवाक सी बस रेहान को ताकते रह जाती है। रेहान एक नज़र पीछे खड़े सांची के पेरेंट्स को देख सांची से कहता है, सोना मुझे लगता है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। इतना बोल रेहान अपना हाथ सांची के कंधे से हटाकर अपने कदम पीछे खींच उसे एक हल्की स्माइल के साथ देखता है तो वहीं सांची बस हैरान परेशान निगाहों से रेहान को देख रही थी। रेहान का ये बोलना उसके अंदर एक चुभन सा पैदा कर रहा था। वो उसकी बातों को समझने की कोशिश किए कंफ्यूज सी कहती है, घर, अपने घर? रेहान ये तुम क्या कह रहे हो? अपने घर से तुम्हारा क्या मतलब है? सांची अपनी रुआसी आंखों में सवाल लिए रेहान को उम्मीद से देख पूछती है, क्या ये मेरा घर नहीं है? रेहान बोलो। रेहान सांची की बात को सुन काफ़ी शांत स्वर में जवाब देता है, ऑफ कोर्स है सोना, पर क्या तुम इसे अपना घर मानती हो? क्या तुम इस ईंट पत्थर के घर को घर मानती हो, या क्या तुम इस परिवार को घर मानती हो? सांची खुद के सवालों के जवाब में रेहान में सवालों को सुन चुप सी हो गई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान आज उससे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। क्या मतलब है इन सवालों का। हालात को यूँ बिगड़ते देख अन्या थोड़ी आगे बढ़ कहती है, रेहान ये क्या कह रहे हो तुम, सांची से ऐसे सवाल क्यों। अन्या इतना ही कहती है कि रेहान अपना हाथ दिखा अन्या को कुछ कहने से जैसे रोक देता है। अन्या ये देख दंग सी रह जाती है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रेहान ने अन्या की बातों को काटा या उससे रोका था। दिग्विजय जी, आकाश जी, रुद्र, तबिस, अभय सब मौजूद थे। सबने रेहान का ऐसा गंभीर रूप पहली बार ही देखा था। इतना ठहराव तो तूफान के सन्नाटे में भी नहीं होता। रेहान एक ठंडी नज़र अन्या पे डाल काफ़ी विनम्र अंदाज में कहता है, भाभी मैं चाहता हूँ आज आप कुछ ना बोलें और न ही मुझे कुछ बोलने से रोकें। अगर मैं गलती भी कर रहा हूँ तो मैं आज उसके लिए भी तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे और सांची के बीच आज कोई ना बोले। रेहान की विनती सुन अन्या तो चुप हो गई। तो वहीं रेहान अपने सवालों को बड़े शांत स्वर में वापस दोहराते हुए सांची को देख कहता है, शोना तुमने जवाब नहीं दिया, बोलो। सांची रेहान का ऐसा बिहेव देख थोड़े टूटे अंदाज में कहती है, रेहान तुम क्यों कर रहे हो ऐसे, क्या जवाब दूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सबको दिल से इस घर को अपना माना है, इसका क्या जवाब दूँ। रेहान ये सुन थोड़ी तंज की छोटी सी टेढ़ी मुस्कान में कहता है, अपना माना है। शोना अगर तुमने सबको इस घर को अपना माना होता तो क्या तुम खुद पे आई मुसीबत की खबर हमें देना ज़रूरी नहीं समझती। इस घर को तो छोड़ो, तुमने क्या आज तक मुझे अपना माना है। सांची ये सुन तड़पते अंदाज में तेज़ आवाज़ में कहती है, रेहान ये तुम क्या कह रहे हो। तुम तो मेरे जीने की वजह हो, तुम ही तो हो। मैं हूँ रेहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोल सांची अपनी गलती मानते हुए आंखों में पछतावे के आंसू से कहती है, माना मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। तुम्हारी नाराज़गी भी समझती हूँ, पर रेहान उस वक्त मेरी बरसों की मेहनत को यूँ टूटते देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ये तक नहीं समझ आया कि मैं कैसे उस आदमी की चालों में फंसती चली गई। मुझे सच्ची कुछ समझ नहीं आया। मैं जिस डील के लिए इतने वक्त से कोशिश कर रही थी वो अचानक सब ऐसे बिखर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग जैसे उस वक्त काम नहीं कर रहा था। इतना बोल सांची रेहान को देख रुहासे हुए कहती है, रेहान माना मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, सॉरी नहीं बता पाई। पर क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मुझसे मेरे प्यार का हक छीन रहे हो। मैं क्या अपने प्यार के लिए नहीं कर सकती। सांची रेहान के बाजुओं को पकड़ उसे झंझोड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है उस इंसान की छूने के बाद मैं लायक नहीं हूँ तुम्हारे या तुम्हारे इस घर के। रेहान कहो ना कुछ, मैं तुम्हारी शोना तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आखिर क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि तुम मुझे तलाक दे दोगे, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दोगे। सांची की ऐसी हालत देख वहाँ सबको तकलीफ़ हो रही थी। सांची की माँ कामिनी तो अपनी बेटी को उससे संभालने के लिए बढ़ना चाहती थी, पर उससे पहले ही मनोज जी ने उसका हाथ पकड़ उन्हें नाम में सिर हिलाकर रोक दिया। सांची का दर्द देख अन्या की आंखों में भी नमी चली आती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वही रेहान सांची के सवालों, उसकी बातों को सुन उसकी ओर देख अपना हाथ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए उसके गालों पे हाथ रख थोड़ी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, शोना तुम्हें तलाक देने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। ये सुन सांची रेहान के गालों को पकड़ कहती है, तो ये सब क्यों रेहान, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों भेज रहे हो मुझे खुद से दूर। रेहान सांची के सवालों का जवाब एक दर्द भरी मुस्कान में कहता है, तुम्हारे लिए। रेहान का जवाब सुन सांची एक पल को जैसे निशब्द हो गई। उसके हाथ रेहान के बाजू से ढीले पड़ नीचे गिर गए।
रेहान अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, यही चाहती थी ना तुम? देखो, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। अब शोना, तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम्हें न दादाजी रोकेंगे, न भाभी कभी तुम्हें समझाएंगी, और न ही तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत पड़ेगी किसी को, मुझे भी नहीं। तुम आज़ाद हो। सांची की बात सुन एक हारे स्वर में कहता है, रेहान। रेहान मुस्कुराते हुए इसके कंधे को थाम कहता है, यही चाहती थी ना शोना तुम? अब तुम आज़ाद हो। और हाँ, तुम उस केस की चिंता मत करना। भाभी ने पहले ही वो मैटर सॉल्व कर दिया है। और उस फैशन वीक के जो डिज़ाइन तुम्हारे कॉपी हुए थे ना, तुम उसकी भी चिंता मत करो। भाई ने वो मैटर संभाल लिया। तुम्हें कुछ ही दिनों में रिजल्ट पता चल जाएगा। अब सब शॉर्ट हैं। तुम अब आराम से सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर सकती हो। माना तुम्हें लगता है हम सब तुम्हारी प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ खड़े होने के लायक नहीं हैं, पर देखो ना, बिना कहे भाई और भाभी ने सब संभाल लिया। इसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। भाई और भाभी को ये सब नहीं करना चाहिए था, पर क्या करें, वो अपने परिवार के किसी सदस्य पे कोई प्रॉब्लम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सॉरी सोना, बट नाउ तुम फ्री हो। तुम अब आराम से हो और आराम से रहो, ओके? इतना बोल रेहान सांची को एक नज़र देख जाने के लिए मुड़ता है कि सांची अपने सुध में आए हड़बड़ाते हुए उसे रोक कहती है, रेहान मेरी बात तो सुनो। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मैंने तुमसे ऐसा मांगा कभी? मुझसे बस एक बार गलती हो गई और तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। रेहान थोड़े खिंचे हुए अंदाज में कहता है, शोना गलती नहीं, वो तुमसे मुझसे हुई है। मैं समझ नहीं पाया कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तभी तो इस रिश्ते में बनने के बाद भी मैं इस रिश्ते से अनजान हूँ। दुनिया की तो छोड़ो, मुझे आज लगता था कि आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार और मेरे भरोसे पे कि तुमने एक बार भी मुझे अपना नहीं समझा। तुम्हारा पति तो बाद में था, पहले मैं तुम्हारा दोस्त था। लेकिन देखो, तुमने दोस्ती तक नहीं निभाई, क्योंकि अगर तुम्हें याद होता तो तुम प्रॉब्लम सबसे पहले मुझे याद करती। 3 साल शोना, 3 साल काफ़ी होते हैं भरोसे और यकीन के लिए। तुमने मुझ पे आज तक नहीं किया, ना खुद के काबिल समझा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो सकूं। क्या मेरी गलती बस इतनी है कि मैं इस घर का बेटा हूं और मेरे नाम इस ख़ानदान से जुड़ा है? नहीं शोना, ये गलती नहीं बल्कि मेरा गुरूर है कि मैं इस घर का बेटा हूँ। तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम और खबीसे जाहिर करने से पहले ही उसे सॉल्व कर दिया जाता है बिना जताए। तुम बोलो, क्या कमी है मेरे परिवार के नाम में जो तुम इससे आज तक अपना नहीं पाई? सांची रेहान के बाद सवालों में उलझने लगी थी। वो दर्द, गिल्ट और काफ़ी सारे भावों में उलझते हुए कहती हैं, रेहान ऐसा नहीं है, पर तुम तो जानते हो। रेहान ऐसा नहीं है, पर तुम तो जानना, शुरू से मैं बस अपने दम पे अपना नाम चाहती थी। मैं चाहती थी कि दुनिया मुझे मुझसे जाने, न कि तुम्हारी पत्नी में जाने। तुम भी तो मेरे सपने में मेरे साथ थे। तो आज क्या हो गया है? मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन रेहान गलती वो तो सबसे होती है और मैं उस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुमसे कहना चाहिए था, पर मैंने कहा ना, मैं नहीं कह पाई। रेहान, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? रेहान सांची की बातों को जैसे नज़रअंदाज किए बैठा था। ये देख सांची अन्य की तरफ देख कहती है, भाभी आप समझाइए ना रेहान को। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मुझे ऐसी सज़ा मिले? भाभी, आप भी तो रुद्र भाई के जाने के बाद अपना करियर बनाया है, बिजनेस संभाला, पर आज तक किसी ने आपसे सवाल नहीं किया। आपने भी गलती की होगी, पर किसी ने आपकी गलती पर कुछ नहीं कहा। और मेरी गलती पे क्यों भाभी? क्यों? बस इसीलिए कि मैं अपने दम पे चाहती थी
और आपको चौहान नाम में आसानी से सब मिल गया। क्या आपका सामना कभी ताहिर जैसे लोगों से नहीं हुआ होगा? क्या आपके साथ? सांची के आखिरी शब्द सुन रुद्र काफ़ी गुस्से में आ चुका था, पर वो कुछ कहता कि रेहान गुस्से में जैसे दहाड़ते हुए कहता है, सांची। रेहान को यूं अपने नाम लेने के साथ उसकी गुस्से वाली नज़रें देख सांची डर से कांप गई। वो गुस्से में अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, सांची बस, भाभी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। रेहान को अन्य का यूं पक्ष लेते देख थोड़ा गुस्सा आने लगा। वो भी थोड़े गुस्से में कहती हैं, क्यों नहीं सुनोगे रेहान, क्यों? क्या तुम्हारी भाभी तुम्हारे हर सही है और मैं गलत हो रही हूँ? हर चीज़ में सही हो सकती है। तुमने पूछा ना कि मैं इस परिवार को अब तक अपना नहीं पाई हूँ या नहीं, मेरी छोड़ो, पर क्या ये परिवार अपना पाया है मुझे? मेरे काम पे, मेरे सपने देखने पर इस घर को दिक्कत होती है, और वहीं भाभी के काम करने पे, उसके दिन, हफ्ते, महीने घर से गायब होने पर किसी को नहीं होती। आज तक किसी ने भाभी से कोई सवाल नहीं किया, पर आज सारे सवाल मुझसे किए जा रहे हैं। माना इस बार गलती मेरी है, पर क्या गलत होना इस गलत है? 3 साल मैंने अपने करियर से ज़्यादा इस परिवार को दिए, भाभी की जिम्मेदारी निभाई, रुद्रांश को संभाला, उसे माँ का प्यार दिया। भाभी ने क्या किया? सिर्फ बिजनेस। आज वो सही और मैं गलत हो रही हूँ। सांची की बातों से जैसे आज अन्याय के लिए उसे अपने मन में छुपे बेर नज़र आ रहे थे। उसके शब्दों से ये साफ नज़र आ रहे थे वो अन्याय से कितनी इनसिक्योर फील करती थी। अन्याय के बारे में ये सुन रुद्र को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो थोड़े कड़क अंदाज में कहता है, सांची, अपने शब्दों और अपने ओहदे का ध्यान रखो कि तुम कैसे बोल रही हो। अन्या सिर्फ घर की बहू नहीं है, मेरी पत्नी भी है, और मैं अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। रुद्र का गुस्सा और उसका ऑरा देख सांची एक पल को डर सी गई और चुप सी हो जाती है, पर रुद्र के शब्दों को सुन थोड़े हिचक लेकिन गुस्से भरे भावों में कहती है, आप क्या रुद्र भाई, यहाँ कोई नहीं सुनेगा।